महाराणा संग्राम सिंह एक ऐसे योद्धा जिसने पृथ्वीराज चौहान के बाद आर्यवर्त की भूमि पर फिर से हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। आइए जानते हैं महाराणा संग्राम सिंह के जीवन के कठोर और दर्दनाक संघर्ष को। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है, और इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को उदयपुर के सिसोदिया राजपूत राजवंश में हुआ था। और अगर हम परिवार की बात करें तो राणा सांगा राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। इनसे बड़े पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल थे। लेकिन अगर हम युद्ध कौशल और कूटनीतिक ज्ञान की बात करें तो पृथ्वीराज और जयमल राणा सांगा के सामने सिर्फ 3 का बराबर थे। कहा जाता है कि साल 1509 में राणा रायमल की मृत्यु के बाद सिसोदिया परिवार में सत्ता के लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे थे, जिसके चलते कुंवर पृथ्वीराज और जयमल दोनों मिलकर राणा सांगा को मौत के घाट उतार देना चाहते थे। लेकिन समय रहते राणा सांगा इस षड्यंत्र को भाग गए और वहां से बचकर भाग निकले और अजमेर पहुंच गए। जिसके बाद साल 1509 में अजमेर के करमचंद पवार की सहायता से राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। इतिहास गवाह है कि राणा सांगा ने 1509 से 1527 तक करीब 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़े थे और जिनमें से वो सिर्फ एक ही युद्ध हारे थे। और कहा जाता है कि इनमें से बहुत से युद्धों में राणा सांगा बहुत ही गंभीर तरीके से घायल भी हुए थे। और यही कारण था कि राणा सांगा के शरीर पर करीब 80 से भी ज्यादा घाव थे। और इन युद्धों में राणा सांगा ने एक आंख, एक पैर और एक हाथ गवा दिया था। इससे यह बात तो सिद्ध होती है कि राणा सांगा हर युद्ध में अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाते थे। वो कायर मुगलों की तरह सिर्फ अपनी सेना को मरने के लिए युद्ध भूमि पर नहीं भेजते थे। आपने और हमने बहुत से राजवंशों की जीवन कथा सुनी और पढ़ी होगी। हमारा इतिहास इसका गवाह है कि अगर बलिदान की बात की जाए, राजपूतों ने बलिदान की पराकाष्ठा को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अगर हम राणा सांगा की कूटनीति की बात करें, सबसे पहले राणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और पति पार्वण परंपरा का संगठन किया, जिसके तहत सभी सनातनी राजा एक साथ मिलकर अधर्मियों और विदेशी आक्रांताओं को हिंदू साम्राज्य की सीमा से खदेड़ेंगे। और इसी संगठन की बदौलत राणा सांगा ने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक और उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवों को जीतकर नर्मदा नदी तक मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। और इस प्रकार करीब 150 सालों तक मुगल सत्ता के बाद पहली बार इतने बड़े क्षेत्र पर हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। चलिए अब चलते हैं साल 1517 में, जहां राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार बहुत ही गंभीर शिकस्त दी, जिसमें एक बार तो कठोली की युद्ध में और दूसरी बार जब लोदी ने साल 1518 में पहली हार का बदला लेने के लिए सेनापति मखान खान के साथ राणा सांगा पर हमला कर दिया। लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा और इस विजय के साथ राणा सांगा ने फतेहपुर सीकरी तक का इलाका अपने कब्जे में कर लिया। और फिर साल 1519 में राणा सांगा ने गुजरात और मालवा की मुस्लिम सेना के साथ युद्ध किया। सिलवाड़ी और मेदिनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूतों के समर्थन की वजह से मालवा पर विजय पाना राणा सांगा के लिए बहुत ही आसान हो गया था। मालवा पर हिंदू शासन बहाल करने के बाद सबसे पहले राणा सांगा ने जजिया कर को हटाया। जजिया कर एक ऐसा टैक्स था जो कि राज्य के सिर्फ हिंदुओं को ही चुकाना पड़ता था। और फिर साल 1520 में राणा सांगा ने गुजरात पर भी विजय कायम की। अब बात करते हैं सदी के सबसे भयावह युद्ध की, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि राणा सांगा अपनी तलवार और युद्ध कौशल की वजह से सदी का सबसे शक्तिशाली शासक है। और आपको पता है बाबर ऐसा क्यों लिखता है? क्योंकि जिस दौर में बाबर के डर से बहुत से राजा बिना लड़े ही घुटने टेक देते थे, उस दौर में राणा सांगा ने बाबर को 2 बार शिकस्त दी। और इन युद्धों में राणा सांगा की सबसे ज्यादा वीरता की बात यह थी कि राणा सांगा ने ये दोनों युद्ध बाबर के इलाके में 500 किलोमीटर अंदर आकर लड़े थे, जिसमें पहला बयाना का युद्ध और दूसरा खानवा का युद्ध था। और खानवा के युद्ध में बाबर ने बहुत ही बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान उठाया था, जिसके बाद उसने राजपूतों से भिड़ने से खुद को बचाना शुरू कर दिया। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में ये भी एक्सप्लेन किया है कि राणा सांगा की सेना में 80,000 घोड़े और 7 उच्चतम श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार और 500 युद्ध हाथी और 1 लाख राजपूत सम्मिलित थे। और बाबर राणा सांगा के पराक्रम और शौर्य से इतना ज्यादा प्रभावित था कि उसने अपने लेख में यह भी लिखा था कि अगर राणा सांगा के बाकी के 2 भाई भी इनके जैसे श्रेष्ठ होते तो शायद बाबर को हिंदुस्तान की भूमि को छोड़ना पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें 30 जनवरी 1528 की, इसी दिन चित्तौड़ में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। हालांकि राणा सांगा की मृत्यु आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि बहुत से दस्तावेजों में बताया गया है कि उनकी मृत्यु उन्हीं के सरदारों के द्वारा जहर देने की वजह से हुई थी। वहीं कुछ लेखों के अनुसार राणा सांगा युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब सच चाहे जो भी हो, मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है कि क्या इतने महान योद्धा की समाधि इस हालत को डिजर्व करती है? दिल को दहला देने वाली बात यह है कि हमारे इतिहास के इतने महान योद्धाओं की समाधि की हालत इतनी जर्जर है, लेकिन अगर हम वही गौर करें, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांताओं और मुगलों की समाधि बहुत ही आलीशान बनाई गई है, तो क्यों हमारे इतिहास के राणा सांगा जैसे बहुत सी योद्धाओं की समाधियों की स्थिति इतनी जर्जर है? इसमें जितना बड़ा दोष सरकार का है, उतना ही दोष हिंदुओं का भी है। क्योंकि आज बहुत से हिंदू ताजमहल और अजमेर शरीफ जैसी दरगाहों पर पैसा खर्च कर जाना तो पसंद करते हैं, लेकिन अगर उनसे वही सवाल किया जाए कि राणा सांगा की समाधि कहाँ है, तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने राणा सांगा की समाधि की लोकेशन डाल दी है। इस वीडियो के जरिए मेरे सभी हिंदुस्तानियों से निवेदन है कि अपने जीवन में अजमेर शरीफ या ताजमहल जाए या ना जाए, लेकिन अगर आप राजस्थान आते हैं तो राणा सांगा की समाधि पर अवश्य आए। ऐसी और वीडियोज के लिए हमें फॉलो कीजिए। जय श्री राम।